चलो आज देखते हैं कि जो मैथमेटिक्स में आपका सेकंड पार्ट है, मतलब पेपर तो एक ही होना है, लेकिन उसमें से जो सेकंड पोर्शन है मैथमेटिक्स का, ठीक ना, वो समाकलन से है, ठीक ना, इंटीग्रेशन बोलते हैं उसे। जैसा कि आप लोग 11th में आप ये पढ़ लिए होंगे, इसका जो अपोजिट प्रोसेस होता है जिसे आप अवकलन बोलते हो, डिफरेंशिएशन, ठीक ना। डिफरेंशिएशन जो है इसका टोटल पार्ट जो है आपका अवकलन में, और क्या नाम है, 11th में पढ़े हो। कुछ पोर्शन और भी हैं जो 12th में है, ठीक ना। वो चीज आप पहले पेपर में या आपको सर पढ़ा रहे हैं इस चीज को, तो उसके बाद मैं ये वाला पोर्शन, एक नया टॉपिक है, यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये इसका जो पार्ट बचा हुआ सर बता रहे हैं, इसलिए मैं इसको अभी नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब हमें जो समाकलन पढ़ना है, समाकलन में हम क्या नाम है, समाकलन समझने के लिए हमें क्या बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, ठीक ना। तो समाकलन आपको अगर समझ में अच्छी तरह आए, इसके लिए जरूरी होगा कि आपको अवकलन अच्छी तरह आया हो, ठीक ना। अवकलन के बारे में आपको पूरी जानकारी हो, जितना आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ लिए हो, अगर पूरा डिटेल उसके बारे में आप जान रहे हो कि हर फंक्शन का डिफरेंशिएशन रिजल्ट क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तब उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ठीक ना। ये सभी बातें जो होती हैं अगर आपको अच्छी तरह पता है तो समाकलन समझना आसान होगा, ठीक ना। थोड़ा इसके क्या नाम है, डेफिनेशन को अगर आप समझो तो ऐसा समझिए आप इसमें, सपोज दैट यू हैव अ फंक्शन, आपके पास एक फलन है, सपोज करिए फंक्शन f लिखा गया। उस फंक्शन को आप f लिखो या फिर y लिखो, दोनों चीजें एक ही चीज डिनोट करते हैं, चाहे f लिखा जाए या y एक फलन डिनोट करता है। अगर उसका आप डिफरेंशिएशन करते हो तो कुछ ऐसा करते हो, ddx ऑफ f लिखते हो, ठीक ना, ddx ऑफ f लिखते हो और उसका डिफरेंशिएशन रिजल्ट लिखते हो f डैश x। जैसे फंक्शन है डिफरेंशिएट हुआ तो उसका कुछ रिजल्ट आया होगा, तो इसका जो डिफरेंशिएट रिजल्ट है उसी को मैंने नाम दिया क्या, f डैश x, ये चीज दिया गया। या फिर इसी को आप ऐसा भी बोलते हो, ये पोर्शन जो लिखा गया इसी को आप ऐसा भी लिखते हो, ddx ऑफ fx का मतलब क्या समझ रहे हो, y भी लिखा जाता है, तो ये चीज लिखा गया होगा, इतना पोर्शन। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन, अवकलन हो गया, ठीक ना। पर जो समाकलन होगा, तो समाकलन आप ये याद रख लीजिए, समाकलन जो होता है अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। जो काम हम अवकलन में करते हैं उसी का जस्ट अपोजिट आपको इसमें करना होगा। तो आप इसकी परिभाषा ये याद रख लीजिए कि इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक ना। इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। उसी प्रोसेस का नाम क्या होगा, समाकलन होगा। इसमें जो चीज आप पढ़े हो अवकलन में, उसी का जस्ट उल्टा इसमें आपको करना होगा। जैसे ddx, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा फंक्शन लिखा गया f(x) जो लिखा गया, इसका मतलब जो फंक्शन है उसमें वेरिएबल x इन्वॉल्व है, उसमें जो लिखा गया है वेरिएबल उसमें क्या है, x है, और उस फंक्शन f(x) का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक ना, तब उसका रिजल्ट f डैश x लिखा गया है, ठीक, उसका रिजल्ट f डैश x लिखा गया है। अगर इसका उल्टा किया जाए तो इंटीग्रेशन के लिए इंडिकेटर जो बनाएंगे आप ऐसा बनाएंगे, ठीक ना, मतलब कि यस जो होता है यस, उसका एक डिफॉर्म मतलब बिगड़ा हुआ रूप, जो यस बनता है इंग्लिश में, यस जो बनता है उसका एक बिगड़ा हुआ रूप, उसे आप समझिए थोड़ा उस पर फोर्स लगा करके अप और डाउन से ऊपर नीचे से थोड़ा उसको खींच दिया गया है, तो उसका ये वाला रूप बनेगा, ठीक ना। ये वाला जो सिंबल बनाया जाएगा इसी को बोला जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक ना। ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन होगा, इसे बोला जाएगा सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का ये प्रतीक होगा, ठीक ना। ये समाकलन का प्रतीक हो जाएगा, इस प्रकार से आप बनाओगे। अब इसमें क्या करना होगा, जैसे इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया तो रिजल्ट f डैश x आया, तो जो रिजल्ट आया है उसमें अगर उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया जाए तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, f(x) आएगा। मतलब कि
अवकलन में जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं और जो आंसर आ रहा होता है, अगर उस आंसर का इंटीग्रेशन किया जाएगा तो वो जो अवकलन में जिसका हम अवकलन कर रहे होते हैं वही फंक्शन आता है। मतलब देख रहे हो जस्ट अपोजिट आंसर आ रहा है, यही चीज इसमें बताया। इसलिए मैंने परिभाषा में बता दिया आप लोग को कि समाकलन क्या होगा, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया का नाम होगा समाकलन। ठीक ना। अब देखिए जब विपरीत प्रक्रिया का नाम समाकलन होगा तो कुछ इसके फार्मूले भी समझ लेते हैं कैसे बना होगा। इसको थोड़ा और हम क्लियर करते हैं, इसके परिभाषा को, जो आपको परिभाषा मैंने बताया इसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखिए अगर अवकलन में आप समझो तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे डी डी एक्स ऑफ, लिखा जाए अगर यहाँ पर cos x तो इसका अवकलन जो होता है माइनस साइन एक्स लिखते हो। ठीक ना, माइनस साइन एक्स लिखते हो। थोड़ा इस डी एक्स को अगर यहाँ से यहाँ भेजा जाए तो डी ऑफ cos x बचेगा और यहाँ पर माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये वाला सिंबल जो यहाँ पर है ये डिनोट करता है, इंडिकेट करता है डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा होता है, दर्शा रहा होता है। पर जब ये सिंबल दूसरे तरफ आएगा, ठीक ना, रिवर्स जब हो जाएगा, क्योंकि जानते हो जब पक्षांतर जब होता है जो चीज रहता है गुणा में भाग हो जाता है। तो अगर हम उस कॉन्सेप्ट से चलें, ऐसा हो नहीं रहा है, अगर उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम लागू करें तो ऐसा आप समझ सकते हैं जब ये चीज यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या बचा, केवल cos x बचा और सिंबल यहाँ आकर के इसका ये रूप हो जाएगा। ठीक ना, ये रूप हो जाएगा। जैसे आप लोग मैट्रिक्स में पढ़े होंगे, कोई मैट्रिक्स अगर ये है, यहाँ पर कुछ भी लिखा गया है, ठीक ना, यहाँ पर ax लिखा गया है इक्वल टू भी लिखा गया, अगर आप x निकालते इसको यहाँ भेजते हो तो ये इनवर्स हो जाता है। मतलब उसी प्रकार से जो रहता है उसका रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ जो डिफरेंशिएशन है उसका रिवर्स सिंबल बन जाएगा, इंटीग्रेशन पार्ट हो जाएगा। तो इस कुछ कॉन्सेप्ट इसका ये है, तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये पहुंचने पर ए बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन एक्स का डी एक्स। इसका मतलब जो फंक्शन साइन एक्स है अगर उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में क्या किया जाए, समाकलन किया जाए, तो उसका आंसर क्या आएगा, cos x आएगा। माइनस रहेगा यहाँ पर। अगर इस माइनस को आप हटा करके यहाँ कर लेते हो तो ऐसा भी कह सकते हो कि साइन x का इंटीग्रेशन समाकलन क्या होगा, माइनस cos x होगा। जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, देख रहे हो। आपको पता चल रहा होगा कि अवकलन जो होता है उसी का विपरीत प्रक्रिया इसमें हो रहा है। इसलिए फार्मूला आपको डेफिनेशन में ही बता दिया गया है कि अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को ही आप क्या नाम दोगे, समाकलन नाम दोगे। ठीक ना। अब कुछ इसमें हम फार्मूले लिख दे रहे हैं और उस फार्मूले को आप समझिए कैसे चीज बन रहा है। अवकलन है उसी का जस्ट अपोजिट इसका फार्मूला लिखा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा जाए डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पर लिख दिया जाए साइन एक्स। अगर साइन एक्स लिखा जाएगा तो अभी आपको बताया गया इसका अवकलन जो होगा वो होगा कितना, cos x होगा, ये cos x होगा। पर यहीं पर मैं इसके इधर इस साइड में लिख रहा हूँ समाकलन वाला सूत्र, यहाँ पर अवकलन का सूत्र होगा लिख रहा हूँ, इधर अवकलन वाला फार्मूला होगा, ठीक ना, और इधर समाकलन वाला फार्मूला होगा, इधर समाकलन वाला फार्मूला होगा। तो अवकलन में जैसे साइन एक्स का अवकलन हुआ तो cos x हुआ, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ पर साइन एक्स हो जाए, ठीक ना, साइन एक्स हो जाए, साइन एक्स का अगर आप समाकलन करते हो या साइन एक्स का अगर आप समाकलन करोगे तो इसका आंसर आएगा क्या, माइनस cos x। इसका आंसर आएगा कितना, माइनस cos x। तो एक फार्मूला आपका ये हो गया। अभी सिंपल फार्मूले लिखे जा रहे हैं, ये चीज हो गया। या आप इस बात को ऐसा भी समझ सकते हैं, फार्मूला जो बन रहा है तो ठीक ही है। अब एक फार्मूला मैं इस पर दूसरा बना दे रहा हूं। देखो अगर यहाँ इंटीग्रेशन किया जाए cos x का dx तो आंसर क्या आएगा, sin x आएगा। देख रहे जो इसमें आंसर होता है उसका जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या आ जाएगा, अपोजिट आ जाएगा। मतलब ये फंक्शन आ जाएगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ वाला फंक्शन आएगा। जैसे कोई दूसरा फार्मूला देखो डी डी एक्स ऑफ, अगर लिख दिया जाए cos x तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस sin x। ये तो अवकलन हो गया। पर समाकलन में देखो जो आंसर आया है क्या आया है, sin x आया है का dx।
जो माइनस आप यहाँ देख रहे हो, इस माइनस को हम यहाँ लगा सकते हैं, ठीक ना, यहाँ भी लगा सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक ना। यहाँ हो गया, तो अगर साइन एक्स है इसका समाकलन होगा तो क्या आंसर आएगा, माइनस कॉस एक्स। जो फंक्शन है ये है, पर सामने माइनस है इसलिए माइनस कॉस एक्स हो गया। इसी प्रकार से देखिए फार्मूला ये भी है, डी डी एक्स ऑफ tan एक्स लिखा गया हो तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन रिजल्ट होता है sec स्क्वायर एक्स होता है। और इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाले पार्ट में क्या आएगा, इंटीग्रेशन वाले पार्ट में जो रिजल्ट है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, जो यहाँ का फंक्शन होगा। अब ये बात मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर tan एक्स आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर आंसर क्या लिखोगे, tan एक्स। एक चीज अभी मैं छोड़ रहा हूँ, अभी बाद में इस पर चर्चा किया जाएगा। यहाँ पर प्लस सी लिखा जाता है हर एक पार्ट में, ठीक ना, इंटीग्रेशन में ऐसा लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है प्लस सी, उसकी चर्चा मैं अभी करता हूँ। पहले थोड़ा फार्मूला समझ लेते हैं। जो सी लिखा जा रहा है, इस सी को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जो सी है इसे बोला जाता क्या, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है। मतलब हिंदी में समझो तो इसे कहते हैं क्या, समाकलन नियतांक, ठीक ना, इसे बोला जाएगा समाकलन नियतांक कहते हैं, ठीक। ये समाकलन नियतांक क्यों लिखा जाता है, इसके पीछे कारण क्या है, ठीक ना, इसको अभी हम बाद में चर्चा करते हैं। थोड़ा पहले हम फार्मूले को और समझ लेते हैं। एक फार्मूला जैसे यहाँ पर मैं और लिखूं, डी डी एक्स ऑफ, अगर यहाँ लिखा जाए कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन रिजल्ट जो होता है कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर माइनस रहे तो उसको आप इधर समझ सकते हो, ये चीज आपको यहाँ समझना है। माइनस यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, कहीं भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स अगर किया जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स लिखोगे, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी हमेशा लिखा जाएगा। कोई भी फंक्शन जब इंटीग्रेट हो रहा होगा तो रिजल्ट प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखा गया है सी, इस सी का वैल्यू जो होता है ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट के बीच में इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मतलब सी जो होता है, सी इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, सी इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ R and the value of C is in between minus infinite to plus infinite। इसका जो मान होगा यहाँ से लेकर के इस रेंज में इसका कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा आपको, ठीक ना। यही होता है समाकलन नियतांक। अभी उस पर चर्चा बाद में हम करते हैं। ये वाला पार्ट हो गया। अब एक फार्मूला मैं जैसे यहाँ पर और लिखूं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स लिख दिया गया, ठीक ना, सेक एक्स। तो सेक एक्स का अवकलन जो होता है क्या होता है, सेक एक्स इंटू कॉस एक्स, सेक एक्स इंटू कॉस सेक एक्स, ठीक ना। सेक एक्स का अवकलन क्या होगा, सेक एक्स इंटू, सॉरी यहाँ पर टेन एक्स होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक ना। ये तो सेक एक्स का क्या होता है, अवकलन होता है। यहाँ पर देखिए जब इसका जो रिजल्ट आया है, इसका जब इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक ना, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन जब इसका निकल जाए केवल क्या आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा। मतलब कि सेक एक्स आएगा और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो हमेशा लगाया जाएगा, ठीक ना। तो आप ये देख रहे हो कि जस्ट अपोजिट प्रोसेस इसमें हो रहा है कि अवकलन में कैसे चल रहा है, जो फंक्शन है इसका रिजल्ट ये आता है अवकलन में, पर समाकलन में देखो जो रिजल्ट आया है अवकलन का उसका इंटीग्रेशन होगा तो फंक्शन आएगा। यही चीज आप उसमें देख रहे होंगे। इसलिए परिभाषा में बताया गया है कि जो समाकलन होता है अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। दोनों, चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, दोनों फंक्शन पर ऑपरेट होने वाले दो ऑपरेशंस है, जो दो संक्रियाएं हैं, ठीक ना। एक अवकलन का संक्रिया होता है, एक समाकलन का संक्रिया होता है। इन दोनों संक्रियाओं के क्या यूज हैं, ये सब चीजें आप आगे समझोगे, ठीक ना। ये किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कब किया जाता है, किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कब किया जाता है, ठीक ना। ये सभी बातें आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले आप ये समझिए, आप जो पढ़ रहे हो कैलकुलस, उसमें ये बेसिक चीजें हैं, पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक ना। फिर इनके एप्लीकेशन को समझेंगे तब वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी क्या जरूरत थी और उसकी क्या जरूरत थी, या
कब इसका यूज किया जाएगा और कब इसका यूज किया जाएगा, ये सब बातें आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी। पहले आप थोड़ा बेसिक समझते रहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं आज कुछ फार्मूले लिख दे रहा हूं, तो आप पहला काम उस फार्मूले को याद रखोगे, उसके बाद जो होगा आपको समाकलन जो होगा अच्छी तरह समझ में आएगा। 5 फार्मूले मैं यहाँ पर लिखा हूं और कुछ फार्मूले लिख रहा हूं, और उनके रिजल्ट देखिए क्या आ रहे हैं, उस रिजल्ट को आप लोग याद रखना। जैसे देखिए आप लोग पढ़ते हो इस फार्मूले को ऐसा कि लिखा गया है डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, एक्स पावर एन का। एक्स पावर एन कोई फंक्शन है जिसका पावर क्या है, एन मतलब कोई रियल नंबर वहां पर लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आता क्या, तो एन एक्स पावर एन माइनस 1। पावर एक कम हो जाती, किसी पॉलिनोमियल फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन होता है, जो पावर आती है वो क्या होती है, एक कम हो जाती है। अगर 3 है तो 2 हो जाएगी अवकलन में, 4 है 3 हो जाएगी। लेकिन इसमें देखो क्या होगा, ddx ऑफ, ठीक है ना, ddx यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx। जब इंटीग्रेशन होगा तो रिजल्ट यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई है, यहाँ पावर घटा हुआ है, यहाँ पर पावर बढ़ेगा, यहाँ x पावर n प्लस 1 होता है, और डिवाइड बाई क्या होता है, जो यहाँ पर देख रहे हो पावर बढ़ा है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर डिवाइडेशन होते से होता है, प्लस c लिखोगे आप लोग। तो इसका ये फार्मूला बनेगा x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक ना। देख रहे हो जस्ट अपोजिट में हो रहा है प्रोसेस, ठीक ना। अब जैसे यहाँ पर कुछ फार्मूले और लिखे जाए, ddx ऑफ e पावर x, तो e पावर x एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन रिजल्ट और इंटीग्रेशन रिजल्ट दोनों सेम होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x होगा, पर यहाँ पर c लिखा जाएगा साथ में, ठीक ना। यहाँ पर जैसे मैं और कुछ फार्मूला लिख रहा हूँ, ddx ऑफ a पावर x, तो a पावर x का जो अवकलन होता है a पावर x log a बेस ऑफ e रहता है, पर इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x का dx जो होगा वो क्या हो जाएगा, a पावर x तो रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड होगा, जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है, log a बेस ऑफ e प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिखा जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए जैसे एक फंक्शन आप लोग भी पढ़े होंगे, ddx ऑफ log x बेस ऑफ e, तो इसका जो अवकलन होता है आप पढ़ते हैं 1/x, तो इसमें क्या करोगे, जो आंसर है ये 1/x का इंटीग्रेशन जब होगा क्या आएगा, log x आएगा। अभी मैंने आपको ये बात बताया, log x बेस ऑफ e प्लस c, ये चीजें, इतना कुछ बेसिक फार्मूले हैं, पहले आप लोग इतना याद रखोगे और इसी पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, फिर आगे के कॉन्सेप्ट जो आगे के फार्मूले हैं वो किस प्रकार से डिराइव्ड किए जाते हैं, कैसे उनको बनाया गया है, वो सभी चीजें फिर उस पर बेस्ड जो इंटीग्रेशन करने होंगे आपको वो समझाया जाएगा, ठीक ना। तो पहले एक दो इसी पर न्यूमेरिकल क्या नाम है आप क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए कोई फंक्शन लिखा गया है यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू, चाहे एफ एक्स लिखा जाए चाहे वाई लिखा जाए, और ये लिखा गया है कितना 2x, मतलब जो हमारा फंक्शन है वह एक लीनियर फंक्शन है, ठीक ना, वह एक लीनियर फंक्शन है, ठीक, या बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ठीक, ऐसा हमें कोई फंक्शन दिया गया है, ठीक। अगर हमें उसका इंटीग्रेशन करना है तो देखो कैसे किया जाएगा। तो इंटीग्रेशन करना है तो हम पहले लिखेंगे y हमारा फंक्शन है या f हमारा फंक्शन लिखा गया है, इसको जो हम इंटीग्रेट करेंगे क्या करेंगे, यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ f(x), अगर फंक्शन ऑफ x होगा तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा, अगर फंक्शन ऑफ y होगा तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y किया जाएगा। तो f(x) जब यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन f(x), इसका इंटीग्रेट कर रहे हो, यहाँ पर f(x) का रिजल्ट रख लो क्या है 2x का dx,
ठीक ना। और जब भी इंटीग्रेशन करना हो या डिफरेंशिएशन करना हो, जो कांस्टेंट टर्म उससे मल्टीप्लाई रहे उसको आप आउट कर लिया करो, बाहर कर लो। जब वो बाहर हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पर x बचा, तो x का dx हो जाएगा। जो x का dx करोगे तो पावर कितना 1। अब फार्मूला क्या यूज होगा, x पावर n का dx। x पावर n का dx अभी फार्मूला मैंने आपको बताया, इसका फार्मूला होगा x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ n का रिजल्ट क्या है 1 है, इसलिए यहाँ पर जो होगा x पावर 1 में 1 ऐड होगा 2 डिवाइड बाई 2 प्लस एक नियतांक लिखा जाता है c, जिसे बोलते हो समाकल नियतांक। ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस c। ये जो हो गया, जो फंक्शन दिया गया है f(x), जो फंक्शन हमें दिया गया है f(x), उसका ये इंटीग्रेशन रिजल्ट आ गया, ये वाला जो आ गया, मतलब इसका जो फंक्शन है उसका जब डिफरेंशिएशन किया गया ये आ गया। या फिर हम इसी को ऐसा भी कह सकते हैं, ये फंक्शन 2x का क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। बस यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो एक बात यहाँ से ये रिजल्ट देख करके आपको ये भी समझ जाना चाहिए कि हम जो c लिखते हैं उसके पीछे का कारण क्या है, जो c लिखा जाता है उसके पीछे कारण क्या है। अभी मैंने परिभाषा में आपको बताया कि अवकलन की विपरीत प्रक्रिया का नाम समाकलन है, मतलब जो फलन लिया गया उसका समाकलन किए तो ये रिजल्ट आ गया। तो जो रिजल्ट आपके पास आया, जो रिजल्ट आपके पास आया, अगर उस रिजल्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो ये फंक्शन आ जाएगा जिसका हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, क्योंकि उसी की विपरीत प्रक्रिया है ये चीज। तो हम इसको यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। अगर हम उसको डिफरेंशिएट करें, एक्स स्क्वायर प्लस सी को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो देखते हैं क्या 2x आता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर ये हो गया, और जब इंटीग्रेशन होता है, जानते ये डिफरेंशिएशन जब होता है तो प्लस माइनस होता है, हर एक टर्म का इंडिविजुअल होता, इसका अलग होगा उसका अलग होगा। तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ सी। सी का मतलब एक कांस्टेंट टर्म होगा, कुछ डेफिनेट वैल्यू वहां पर आएगा, 1 2 3 4 माइनस 10 माइनस 20 कुछ भी होगा उसका मान। तो इसका तो आंसर हो जाएगा 2x। पर यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का आप लोग पढ़े, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो आंसर कितना आ गया 2x, मतलब कि जो फंक्शन है वो आपको मिल जा रहा है, जो फंक्शन है वो आपको मिल जा रहा है। तो यहाँ c लिखने का कोई मतलब तो नहीं लग रहा होगा आप लोग को कि c अगर नहीं होता तब भी 2x होता। अगर केवल x स्क्वायर ही लिखा गया होता और उसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ता तो आप लोग तब भी इसका आंसर बता सकते थे, 2x आएगा, इतना होता। लेकिन वहां c लिख दिया गया, मतलब यहाँ कोई कांस्टेंट हो जाए यहाँ c के स्थान पर, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, 2x आएगा। रिजल्ट पर आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन याद रहे कि जब आप उनका ग्राफ खींचोगे, वक्र खींचोगे, तब प्रभाव पड़ने लगता है। जैसे कि अगर इसका ग्राफ खींचते हो कि जो डिफरेंशिएट किया गया 2x, ठीक ना, जब ये डिफरेंशिएट हुआ तो इसका रिजल्ट, इंटीग्रेट जब हुआ तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, x स्क्वायर आ गया। तो अगर x स्क्वायर का ग्राफ अगर आप खींचते हो तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, थोड़ा इसको देखिए ध्यान से। इसका जब ग्राफ खींचा जाएगा, ग्राफ इसका कुछ ऐसा होगा, ये इस प्रकार से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आप लोग पढ़े होंगे 11th में, यह एक पैराबोला है। पैराबोला है मतलब कि एक परवलय है, ठीक ना। और एक ऐसा परवलय है जिसका वर्टेक्स मतलब शीर्ष जो होगा क्या होगा, ओरिजिन पॉइंट होगा, और ये इस प्रकार से कुछ जाएगा, जितना पोर्शन ऊपर होगा उतना नीचे का, यही होगा y इक्वल टू 2x का ग्राफ। ये तो यहाँ हो गया। पर अगर c का वैल्यू 1 हो जाए, c का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो ग्राफ कुछ अलग बन जाएगा। तो हमारा जो शीर्ष होगा, अभी तो शीर्ष 0 0 है, ठीक ना। पर अगर वो एक यहाँ से खींचा जाए तो यहाँ से अगर ये दर्शाया गया हो यहाँ से, और ये पॉइंट जो है ये मूल बिंदु से 1 मात्रक की दूरी पर है, कितना दूरी पर, 1 मात्रक। तो ये चीज हो जाएगा कितना, ये y बराबर एक्स स्क्वायर होगा, ठीक ना, या y कुछ ही मान सकते हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 1 मात्रक दूरी पर है, तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा प्लस 1 और ऐड कर देना होगा। तो इसका अलग हो जा रहा है, इसका यहाँ करेंगे, अगर ये 2 हो जाए तो यहाँ पर अगले वाले का पार्ट x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, y बराबर
ये इसका वक्र होगा, मतलब इतना होगा तो वक्र ये है, ये वाला होगा तो वक्र ये है, ये होगा तो वक्र जो बनेगा ये होगा। पर सबका अगर इंटीग्रेशन देखा जाए तो इंटीग्रेशन सबका क्या होगा, ये सबका क्या नाम है, इंटीग्रेशन अगर डिफरेंशिएट किया जाए सबको तो सबका डिफरेंशिएशन रिजल्ट क्या होगा, 2x ही आएगा। चाहे यहां से है, अगर यही चीज यहां से देखा जाए यहां से, तो ये चीज बनेगा y बराबर, ये बाएं दिशा में है इसलिए इसका हो जाएगा y बराबर, यहाँ पर लिखा जाएगा x स्क्वायर -1, बाएं साइड हो रहा, यहां से आएगा तो y बराबर x स्क्वायर -2 हो गया। मान लीजिए यहाँ मोड बिन से दूरी 2 है, बाएं साइड से नेगेटिव हो गया। तो इंटीग्रेशन के बाद जो रिजल्ट आता है वह किसी एक कर्व का नहीं आता, किसी एक पर्टिकुलर कर्व का नहीं आता, बल्कि उसके पूरे फैमिली का आता है, ठीक ना, उसके पूरे समूह का आता है, उसके पूरे समूह का आता है। अगर ये परवलय का इक्वेशन में आया यहाँ पर स्क्वायर, तो ये एक परवलय का नहीं है कि जो यहां से पास आउट हो रहा है, या जितने परवलय पॉसिबल होंगे, जितने परवलय पॉसिबल होंगे जो इस टाइप के होंगे y बराबर x स्क्वायर टाइप के होंगे, मतलब y में एक घातीय और x में 2 घातीय, जितने भी परवलय पॉसिबल होंगे उन सभी परवलयों का निरूपण जो होगा इसी समीकरण से हो जाएगा, ठीक ना। तो समाकलन के बाद का जो रिजल्ट आता है वह क्या होता है, पूरे समूह का आता है, एक किसी एक कर्व का नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर क्या लगाया जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाया जाता है, ठीक ना। तो इसके बाद रिजल्ट एक मतलब फैमिली का आता है इसलिए सी लिखा जाता है, लेकिन अवकलन जो किया जाता है वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन का किया जाता है, ठीक ना। अवकलन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन का किया जाता है और उसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट आता है, उसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट आता है। लेकिन इंटीग्रेशन जो होता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन का किया जाता है पर उसका रिजल्ट पर्टिकुलर नहीं होता है, वह एक फैमिली का होता है। उसी फैमिली का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो सी लिखा जाता है इसका यूज होता है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर इसको लगाया जाता है, बस यही इसके पीछे कारण है, क्योंकि इसके पूरे फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है इसलिए वहां पर आप सी को दर्शाते हो, ठीक ना। अब इसी पर आधारित कुछ और न्यूमेरिकल्स होंगे आपके एक्सरसाइज में, तो एक दो और मैं बता देता हूं, आप लोग इस फार्मूले का प्रैक्टिस करिएगा और तब इसके बाद अगले क्लास में मैं आपको आगे का क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाऊंगा। जैसे देखिए कुछ अभी केवल बेसिक क्वेश्चन में बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए लिखा गया है क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन ये है कि लिख दिया गया हो 2 sin x का dx, तो 2 कांस्टेंट टर्म बाहर कर लेना, तो क्या बचा यहाँ पर, केवल sin x बचा, dx बचा। तो यहाँ पर 2 sin x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x, तो 2 cos x, ठीक ना। और समाकलन हो गया, इसलिए समाकलन नियतांक लिखा जाएगा, सी लिखा जाएगा, ठीक ना। ये हो गया। अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा गया हो 2 tan स्क्वायर x का dx, ठीक, 2 tan स्क्वायर x का dx, तो इसका रिजल्ट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये tan x होता तब तो फार्मूला मिल जाता, जो कि आपको आगे बताया जाएगा समाकलन में। पर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर का कोई फार्मूला समाकलन में डायरेक्ट नहीं है कि जैसे आप लोग इसका याद करोगे या सेक स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे तो इसका फार्मूला है tan x होता है, इसका डायरेक्ट फार्मूला है सेक स्क्वायर एक्स का dx, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, डायरेक्ट किया जाएगा। पर tan स्क्वायर का ऐसा कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसलिए हमें tan स्क्वायर जब भी ऐसा नजर आएगा तो हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, सेक स्क्वायर में, जिसके रूप में जिसके फॉर्मेट में फार्मूला होगा उसमें कन्वर्ट करना होगा। तो पहले इसको आप कन्वर्ट करोगे, 2 कांस्टेंट है, मान लीजिए यहाँ 2 नहीं 4 लिखा गया हो, कांस्टेंट टर्म को बाहर करोगे, जब कांस्टेंट टर्म बाहर हुआ tan x, tan स्क्वायर x को लिख सकते हो आप लोग सेक स्क्वायर x -1, ये कहाँ से आएगा, ये आप लोग पढ़े हुए आइडेंटिटी है, 1 + tan स्क्वायर x बराबर पढ़े होंगे सेक स्क्वायर x होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है, वहां से बन जाएगा। यहाँ से tan स्क्वायर x का मान निकालोगे तो ये आएगा। अब यहाँ पर याद रखना है कि जब इंटीग्रेशन होगा या डिफरेंशिएशन होता है, अगर बीच में प्लस या माइनस होता है, इधर एक फंक्शन लिखा गया हो
और इधर एक फंक्शन लिखा गया हो, तो दोनों फंक्शन का, जो दोनों फंक्शन लिखे गए हैं, दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन भी होता है और अलग अलग इंटीग्रेशन भी होता है। इसलिए जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट, इंटीग्रेशन की जो ऑपरेशन ऑपरेट होगा वो दोनों फंक्शन पर इंडिविजुअल होगा, ठीक ना। और 4 जो होगा दोनों रिजल्ट से मल्टीप्लाई, इसलिए 4 को मैं यहाँ कर लेता हूँ और यहाँ पर हो जाएगा कितना, sec स्क्वायर एक्स का dx माइनस यहाँ पर 1 का क्या किया जाएगा, dx किया जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ देखते हैं 4, यहाँ जो sec स्क्वायर एक्स लिखा गया है इसका रिजल्ट क्या आएगा, sec स्क्वायर का बताया गया है tan x होता है, तो यहाँ पर tan x लिखा जाएगा। और इसका एक अपना समाकलन नियतांक होगा, सपोज करिए समाकलन नियतांक क्या है, c1। अभी मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, केवल यहाँ लिख दिया अभी जानकारी के लिए, अभी मैं बताता हूँ वहाँ क्या लिखा जाएगा। माइनस 1 जो है, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्यों 1 का x हो जाएगा, क्योंकि आपको एक फार्मूला भी बताया गया, ये चीज याद रख लीजिए इस फार्मूले को, कि अगर केवल कोई यहाँ पर इंटीग्रेशन का केवल सिंबल बनाया गया हो, इसका मतलब यहाँ पर एक समझना आपको, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, x ही होगा, ठीक ना, x होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि ddx ऑफ x अगर लिखा गया तो अवकलन 1 होता है। तो ये चीज अगर यहाँ कर लो तो d ऑफ x, ये चीज यहाँ पहुंचा तो 1 dx हो जाएगा, और ये जब सिंबल यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो x बचा, और ये सिंबल यहाँ से पहुंचकर ये बन जाएगा 1 dx हो गया। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, ठीक ना। तो 1 का x हो जाएगा, अगर x के रिस्पेक्ट में होगा तो x होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा तो y होगा। मतलब कि जैसे ये लिखा गया हो, 1 dy लिखा गया हो, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, y होगा। अगर इसी का z के रिस्पेक्ट में किया जा रहा हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1, यहाँ z लिखा, dz लिखा गया, इसका रिजल्ट z होगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा होता है इंटीग्रेट, वही रिजल्ट रख दिया जाता है, ठीक ना। ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो उसी बेसिस पर अगर आप यहाँ पर समझो तो इसका x हो गया, पर समाकलन हुआ तो एक कांस्टेंट आएगा, तो इसका कांस्टेंट c1 माना गया, इसका जो आया होगा सपोज करिए c2 आया होगा। तो कांस्टेंट के अलग अलग टर्म नहीं लिखे जाते हैं, इन दोनों के जो कांस्टेंट आए होंगे इंडिविजुअल, इसका जो आया होगा जो इसका होगा, दोनों को मिलाकर के कंबाइंड लिखा जाता है, और कंबाइंड लिख दिया गया c। इसलिए जब भी फंक्शन का ऐसे किया जाएगा, उसमें मोर देन 1 फंक्शन प्रेजेंट होंगे, तो सबका इंडिविजुअल कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिखा जाएगा, बल्कि सबका एक रिजल्टेंट, एक कंपाइलमेंट कांस्टेंट लिखा जाएगा, और उसी का रिप्रेजेंटेशन जो होगा c से किया जाएगा। थोड़ा उसको दूरी पर लिख देना होगा, नहीं तो कि इसके साथ अटैच नहीं, वो अलग है, एक समाकलन नियतांक लिख दिया गया। तो इसका जो रिजल्ट आ गया, जो फंक्शन आपके पास था 4 tan स्क्वायर x का dx जो लिखा गया था, इसका जो रिजल्ट आया ये आ गया, ठीक ना। एक ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो चुका। अब 2 sin x का, इसका रिजल्ट आ गया, 4 tan स्क्वायर x का dx, इसका रिजल्ट आ गया। अब एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, इसके बाद अगले क्लास में मैं इसके आगे का मतलब बात आपको बताऊंगा, और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। आज इतना बेसिक है, आप लोग फार्मूला याद करिए, तब तक एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा गया हो 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये लिखा गया है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। एक क्वेश्चन लिखा गया, वो कहा जा रहा है इंटीग्रेट गिवन फंक्शन, दिए गए फलन का समाकलन कीजिए। जो फलन आपको दिया गया इसका समाकलन करना है, तो प्लस माइनस जब होता है तो ऑपरेशन दोनों पर इंडिविजुअल होगा। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर का dx प्लस यहाँ पर 4x क्यूब का dx, इस फंक्शन का अलग इंटीग्रेशन और इसका अलग इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर है क्या, 3 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो गया, बचा क्या x स्क्वायर का dx, यहाँ पर क्या 4 कांस्टेंट बाहर हुआ, यहाँ पर क्या x क्यूब का dx। तो यहाँ पर 3, इसका इंटीग्रेशन क्या पढ़े वो भी फार्मूला बताया गया, x पावर n का dx जो होता है वह x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 होता है। ये फार्मूला, यही फार्मूला आप इस फंक्शन पर भी लगाओगे, इस फंक्शन पर भी लगाओगे। क्यों, क्योंकि दोनों फंक्शन जो है अलजेब्रिक हैं। अलजेब्रिक का मतलब यही कि मतलब कि x है पावर कोई भी रियल नंबर लिखा गया हो, ऐसा कोई फंक्शन आपको मिलता है, पॉलिनोमियल फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन होता है। जो पॉलिनोमियल फंक्शन आपको मिल रहे हैं अलजेब्रिक होंगे। ऐसा हो गया, या 3x प्लस 4 ऐसा कुछ लिखा गया हो, जितने भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन मिलेंगे सब अलजेब्रिक वाले रहेंगे। और इसलिए यहाँ पर जब लगाओगे इस फार्मूले को, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा,
x पावर 3 हो जाएगा डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा पर दोनों को मिला करके लिखना होगा कंबाइंड। यहाँ पर 4 इसका क्या आ जाएगा x पावर 4 डिवाइड बाय कितना होगा 4 प्लस एक कंबाइंड कांस्टेंट c हो गया। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो x क्यूब आ गया, x पावर 4 आ गया और प्लस क्या आ गया c। यही क्या होगा दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन रिजल्ट हो गया। जब इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया गया जो रिजल्ट आपके सामने आया वो ये आ गया, ठीक ना। अब इसका यूज क्या होगा समाकलन अवकलन का वो आपको आगे मिलेगा। अभी केवल आप फंक्शन पर ऑपरेशन को सीखिए, कैसे फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, ठीक ना, उसका समाकलन कैसे हो रहा है। अभी आप एक चीज समझिए, अवकलन अनुप्रयोग और समाकलन का अनुप्रयोग जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको रियलाइज हो जाएगा हाँ इसका क्या यूज है, ठीक ना। वैसे पूरे फिजिक्स में अब यूज होने वाला है। जब 12 का आप फिजिक्स स्टार्ट किया जाएगा, जब आप स्टार्टिंग के चैप्टर को पढ़ोगे तो वहां पर देखोगे समाकलन की यूज क्या है। आप 11 के फिजिक्स में भी इस चीज को देखे होंगे, 12 में भी पूरा विधिवत इसका यूज किया जाएगा, ठीक ना। तो बस आज आप इतना पढ़िएगा, फिर आगे चीज में बताऊंगा, ठीक ना।